गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक की क्विक रिवीजन। जैसा कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी बार बार, तो इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए जो एक फास्ट रिवीजन आपको प्रोवाइड करेंगे बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, तो शैल वी स्टार्ट नाउ। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? You know very well, it is a branch of science. As the name indicates, bio means living. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, कोई अदर माइक्रोब हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई भी ऐसी साइंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रही है। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई ऐसी प्रोसेसेस हम कर रहे हैं यूजिंग अ लिविंग माइक्रोब। टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो आज डेली यूज में हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से हो सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। जैसे वी आर यूजिंग फूड प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। फूड प्रोडक्ट्स में सबसे पहला कौन सा है आपका? चीज। आज हम मार्केट में 10 से 15 तरह के चीज देख पाते हैं, और जैसे स्विस चीज है जिसके अंदर होल्स बने होते हैं, मोज़रेला चीज है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप पिज्जा खाते हैं तो यू कैन फील कि इट इज वेरी इलास्टिक, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं एक हायर लिमिट तक। जबकि हम जो घर में पनीर बनाते हैं उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज मोज़रेला चीज एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ चीज, दीज आर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया में तो अब हमारे एरिया में तो 10 से 15 तरह के बता रही हूँ मैं। अब्रॉड में मिनिमम 50 to 60 टाइप्स ऑफ चीज आर अवेलेबल इजीली। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्रोडक्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो इंसुलिन के इंजेक्शन, जो डायबिटिक पेशेंट, अगर आपने देखा हो, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट दे कैरी देयर इंसुलिन अलोंग विद देम। वो जहां भी जाते हैं अपना एक इंसुलिन का डोज, जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, हाँ जी, वो अपना एक इंसुलिन का इंजेक्शन, अपनी एक डोज दे कैरी ऑलवेज विद देम। ऐसी फ्लक्चुएशंस जिनको कभी भी हो जाती हैं, तो वो जो इंसुलिन यूज कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो इंसुलिन जो इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जा रहा है डायबिटीज के पेशेंट्स के द्वारा, वो भी हमारी एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हम जो यूज कर रहे हैं और कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, उसका एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। हाउएवर बीटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो लॉन्च नहीं हुए। बीटी कॉटन एक कॉमन प्रोडक्ट है जो वाइडली यूज हो रहा है। जो कॉटन हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे क्लोथ्स में, बहुत सारे के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो एक बायोटेक्नोलॉजिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद जितनी भी आपकी बेवरेज इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री मीन्स आपकी हार्ड ड्रिंक्स, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ योर फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, जो आजकल आप मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बहुत सारे लोग पीते हैं, इनको यूज करते हैं। ये कुछ हार्ड ड्रिंक्स हैं। आपकी टी कॉफी भी आने लगी हैं, जैसे ब्रू की कॉफी का अलग अलग तरह से ब्रांडिंग किया जा रहा है। एक वो आई है मार्केट में जो जिसको आपको पहले सॉटे करने की नीड ही नहीं होती, ऑलरेडी डिजोल्व है। ठीक है, कॉफी हो सकती है, टी हो सकती है, सॉरी। और ये जितने भी हार्ड ड्रिंक्स हैं, बियर, वाइन, विस्की, जिन, रम, ब्रांडी, ये सब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिक कुछ टूल्स होंगे। क्या ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारी फार्मा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं,
फूड की, बेवरेज की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम डेली मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू मैं मेरी लैब में क्या ऐसे टूल्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, क्या ऐसी मशीनरीज हैं जिनको यूज करके मैं मेरी लैब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ। एंड टूल्स आर, सबसे पहला टूल प्लाज्मिड। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? Plasmid is extrachromosomal autonomously replicating। autonomously replicating का मीनिंग क्या होता है? autonomous means अपने आप से रेप्लिकेशन करने वाला। यू नो वेरी वेल, मैं किसी एक और ऑर्गेनिज्म में कोई भी जीन, कोई भी डीएनए, आरएनए या कोई भी जीन का छोटा सा एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, हमारे लिए वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है अनटिल इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। वो जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उस सेल के अंदर जाके, उस बॉडी के अंदर जाके, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर, वो जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके बिना कोई यूज ही नहीं है उसका। इट इज वेस्ट टोटली। और एक्सप्रेस की कंडीशन हम किसे बोलते हैं? एक्सप्रेस हो जाना क्या होता है टेक्निकली? एक्सप्रेस कैसे होगा? एक्सप्रेस कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जीन अपने आप को तभी कर पाएगा जब वो सक्सेसफुली 3 रिएक्शंस शो कर सकता है। रेप्लिकेशन, सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड इज ट्रांसलेशन। ये तीनों चीजें जब वो अच्छे से कर देगा, कंप्लीटली 3 चीजें कर पाएगा, तभी वो एक्सप्रेस हो पाएगा। और इन सब तीनों में से भी अगर मैं बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस की बात करूं, जो पहली शर्त है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो वो पहली चीज, पहली प्रोसेस है रेप्लिकेशन। अगर कोई भी जीन एलिमेंट, कोई भी ऐसा सेगमेंट जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, पहली शर्त है कि वो रेप्लिकेट करे, रेप्लिकेशन शो करे। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जेनेटिक्स में पढ़ा था, रेप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज बना लेता है जैसे। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग का मीनिंग ये है, एक ऐसा छोटा सा जीन एलिमेंट, ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट जो क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। हमारा जो हम डीएनए की बात करते हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है। क्योंकि हम इसको प्रोकैरियोट की बॉडी से या किसी बैक्टीरिया की बॉडी से ले रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। क्रोमोसोम यानी उसके मेन जीनोम में इंक्लूडेड नहीं है। ये किस तरह के नेचर का है? सर्कुलर नेचर का डीएनए है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये पहला टूल है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने वाले हैं, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, आने के चांसेस हैं। क्या कि सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था, किसकी बॉडी से किया था और किस ईयर में किया था प्लाज्मिड को? तो इट वाज आइसोलेटेड बाय स्टैनली कोहन एंड बॉयर in year 1972 from the body of Salmonella typhimurium, जो बैक्टीरिया का होता है, वहां से इसको आइसोलेट किया गया था। उसके बाद आ जाइए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो एक बहुत 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 बड़ी डिस्कवरी है बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में। ठीक है, अगर मैं इसको सबसे बड़ा टूल भी कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एज द नेम इंडिकेट्स, जब इनको सबसे पहले ढूंढा गया, रिसर्च इनके बारे में हुई, तो ये बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे। रिस्ट्रिक्ट मैंने रोकते थे। और अगर मैं इनके एक्शन की तरफ जाऊं, ये करते क्या हैं, तो इनका एक छोटा सा नाम ये भी है। इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है। सीजर्स क्या करती है? आपने देखा है आपके घर में जो सीजर करती है, कुछ कुछ वैसा ही एक्शन ये शो करते हैं। सीजर क्या काम करती है? कटिंग के काम आती है या एडिटिंग के काम आती है। जैसे आप कोई भी ड्रेस डिजाइन करवाते हैं तो आपको कटिंग की भी नीड होती है, एंड समटाइम्स यू नीड एडिटिंग, यानी जो आपके पास एक क्लोथ है या ड्रेस है, आप उसको कट करेंगे, किसी और पीस को ज्वाइन करेंगे एंड आप उसको एडिट करके एक न्यू वर्जन में उसी क्लोथ को बना सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपका ये मॉलिक्यूलर सीजर
तरीके का होता है. फर्स्ट वन इज एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड वन इज एक्सोन्यूक्लियस. दो तरह के हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है. एक जो पहला है जिसको मैंने बोला एंडोन्यूक्लियस, एज द नेम इंडिकेट्स, बायो में कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं होती. नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स इट्स फंक्शन. आप जो नाम पढ़ते हैं उसे ब्रेक कीजिए, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाइए और जैसा नाम वैसा काम. तो एंडो मीन्स इनसाइड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की एक्टिविटी सीजर्स की एक्टिविटी, जो कटिंग एक्टिविटी बोलता है ये. ठीक है. तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी शो करेगा यानी कट लगाएगा. एंडो मीन्स इनसाइड. डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि अंदर की तरफ क्या होता था, बाहर की तरफ क्या होता था और अंदर की तरफ क्या होता था. देखो यहां पर क्या था, नाइट्रोजिनस बेस थे. आपकी सीक्वेंस ATCG जो भी आपकी सीक्वेंस है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाएंगे, ये अंदर की तरफ होंगे. बाहर एक ये जो है इसको बोला जाता है शुगर फोस्फेट बैकबोन. तो ये आउटसाइड है, वो अंदर की तरफ है. ठीक है. तो ये अंदर, एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड में कट लगाता है या न्यूक्लियस की एक्टिविटी को शो करता है. ठीक है. इसका नाम मैं बता ही चुकी हूं. और एक और खास बात, स्पेसिफिक पोजीशन पे, जैसे मैंने बोला ना कि अंदर ही कट लगाता है, कहीं और कट नहीं लगाएगा. रैंडम नहीं है कि कहीं भी जाएगा और कट लगा देगा, नहीं. वेरी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक है और वहीं कट लगाएगा. ये नेचर किसका है, एंडोन्यूक्लियस का. जबकि एक्सोन्यूक्लियस इससे थोड़ा सा डिफर करता है. एज द नेम इंडिकेट्स, कट अंदर नहीं लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा. लेकिन कटिंग से भी ज्यादा जरूरी चीज जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इसके एक्शन में कटिंग काम नहीं आएगी. इसके एक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, कटिंग से ज्यादा एडिटिंग के काम आएगा, जिसमें हम जीनोम एडिटिंग की बात करेंगे. जहां हम किसी के जीनोम को एडिट करने की बात करेंगे, वहां पर हमारा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम आएगा. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिंग. जीनोम एडिटिंग से क्या मतलब है हमारा, क्या करते हैं हम जीनोम एडिटिंग में. जैसे आप अपनी कोई भी फाइल बनाते हो, उसको एडिट करते हो ना, कि आपको कलर पसंद नहीं आता, आपको डिजाइन पसंद नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती, तो आप क्या करते हो कि आई नीड सम एडिटिंग. मुझे ब्लू कलर पसंद है, मुझे ये प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आ रही, कुछ भी आप चीज चेंज करते हैं तो आप उसको एडिटिंग बोलते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही एडिटिंग के लिए काम आएगा. कैसे, बट एक्चुअली कैसे काम करेगा एडिटिंग में. एडिटिंग इसलिए बोल रही हूं कि ये जहां पे कट लगाएगा या जिस लोकेशन पे हम एक्ट करेगा, वहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, CH3 मिथाइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल लोकेशन जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था आपका, उस पे जो भी सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है. तो मिथाइलेशन कर दिया, इसलिए हमने बोला कि क्या कर रहा है ये, एडिटिंग. क्लियर है यहां तक. ठीक है जी. थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा रिवीजन करना है. एग्जाम्स आर क्वाइट नियर. उसके बाद आ जाइए वेक्टर पे. वेक्टर किसे बोला जाता है, वेक्टर किसे बोलते हैं हम, वेक्टर किसे बोलते हैं. जैसे आपका ये मलेरिया डिजीज में मस्किटो, क्या मस्किटो कॉज करता है डिजीज को, क्या मस्किटो कॉज करता है, कॉजिंग एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम है. यस, प्लाज्मोडियम इज कॉजिंग एजेंट. तो मस्किटो क्या करता है, मस्किटो सिर्फ उस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक पहुंचा कर जाता है. प्लाज्मोडियम जो भी ये पैथोजन है, पहले मस्किटो की बॉडी तक आता है और मॉस्किटो से ह्यूमन जो होस्ट चाहिए होता है प्लाज्मोडियम को, एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचाकर कौन जाता है, मस्किटो, जो एनाफिलीज जो करती है. तो कैरी करना और लोकेशन तक छोड़ के आना,
जैसे आपका ये जोमैटो वाले, स्विगी वाले, ये डिलीवरी बॉयज क्या करते हैं? क्या वो पिज्जा घर से बनाते हैं? नहीं ना। हाँ, तो उनका फंक्शन क्या है? सिर्फ एक फिक्स लोकेशन पे डिलीवर करना। जस्ट सिमिलर टू वेक्टर। वेक्टर एग्जैक्टली यही काम करेगा। ये सारी चीजें हमने मेरे पसंद का कुछ बनाना चाह रही हूँ, मैं एक ऐसा बैक्टीरिया डिजाइन कर रही हूँ जिसमें मेरी पसंद के फीचर्स होंगे। मैं उससे कुछ भी लाइक मैं वाटर डिटॉक्सिफिकेशन का काम लेना चाहती हूँ, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट ऐसा काम कर रही हूँ मैं, तो मैं मेरी पसंद के काम करवा रही हूँ, तो वो सारे जीन्स इंट्रोड्यूस करूंगी, तो उसको कैरी कौन करेगा, उनको पहुंचाएगा कौन? ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। वेक्टर यहाँ पे कैरियर का काम करेगा। ठीक है जी। वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये खुद इतना बड़ा होगा तो और जीन्स को या और छोटी छोटी जो सीक्वेंस हैं उनको अपने साथ ऐड कैसे करेगा, है ना? अगर ये खुद छोटा होगा तभी सामान, मतलब सीक्वेंसेस को ज्यादा कैरी कर पाएगा ना। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हाई रेप्लिकेशन नंबर होना चाहिए, कॉपी नंबर ज्यादा हो, बहुत सारी चीजें इजी टू एक्सप्रेस, जो बात मैं बता चुकी हूँ, ज्यादा एक्सप्रेस होने की कंडीशंस जो जो चाहिए होती हैं, हमें इजीली रेप्लिकेट कर जाए, फटाफट से जाके कॉपीज बना दें, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? वेक्टर की होती हैं। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आ जाइए लाइगेजेस। वन सेंटेंस आंसर इज, इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स लाइक मॉलिक्यूलर ग्लू। जो फेविकोल, जो आपकी ग्लू, जो आप कुछ भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, यू आर डिजाइनिंग सम क्लोथ, लाइक यू आर डिजाइनिंग सम क्लोथ, सम सॉर्ट ऑफ ड्रेस यू आर डिजाइनिंग। आपने अपने घर में वेस्ट कपड़ा उठाया, जो भी पुराने क्लोथ्स थे आपकी मम्मी की, जैसे गर्ल्स करती हैं अपनी मम्मी की साड़ीज या ओल्ड सूट्स निकाल कर, और उन सबको एडिट करती हैं कि वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट क्लोथ है, किसी जमाने में यूज होती थी ये साड़ी, उसको यूज किया, उसमें एडिटिंग की, और उसी से कोई नई ड्रेस डिजाइन की, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही जब आप कट कर रहे हो, आप उसकी एडिटिंग कर रहे हो, उसके शेप, साइज, सीक्वेंस को चेंज कर रहे हो, तो यू विल ऑल्सो नीड सम स्टिकी ग्लू लाइक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो सबको चिपकाने के भी काम आएगा। लास्ट में जो आपने कट किया, अगर आप सीजर को यूज कर रहे हो तो आपको ग्लू चाहिए ही चाहिए, है ना? तो वहां पे मॉलिक्यूलर ग्लू के जैसे कौन एक्ट करेगा? लाइगेसेस नाम का एंजाइम है जो ऐसे मॉलिक्यूलर ग्लू के जैसे काम करेगा। एक छोटा सा पार्ट और, एक छोटी सी चीज और, क्या? पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और पैलिंड्रोम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जीन्स में हम बहुत छोटा सा जीनोम है ना, जीनोम बहुत बड़ा होता है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो एक्सप्रेस होता है। इट मीन्स बहुत सारा पार्ट तो ऐसे ही पड़ा जो यूज नहीं हुआ। वेस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जीनोम का पार्ट है ना? तो उसके अंदर कुछ अलग तरह की सीक्वेंस होती है, स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसे ही पड़ी हैं। ये उसके अंदर भी हो सकती हैं, जो यूजफुल पार्ट है, जो जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें भी हो सकती है, कहीं और भी लोकेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये स्पेशल सीक्वेंसेस हैं जिनको बोला जाता है पैलिंड्रोम्स या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या खास है इनमें? दीज आर इनवर्टेड रिपीट्स। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है, इंग्लिश वर्ड, दैट इज मलयालम। मलयालम, आप देखिए मैं मलयालम को लेफ्ट टू राइट रीड करती हूँ अल्फाबेटिकली। फर्स्ट अल्फाबेट इज एम, सेकेंड इज ए, थर्ड इज एल। ठीक है, मैंने कहां से कहां रीड किया था? लेफ्ट टू राइट। और बिल्कुल ऐसे अब मैं राइट से लेफ्ट की ओर इसी वर्ड को रीड करती हूँ। देन फर्स्ट लेटर इज एम, सेकेंड लेटर इज ए, थर्ड लेटर इज एल। इधर से अगर हम पढ़ें लेफ्ट से ए वाई ए, नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर राइट से लेफ्ट पढ़ें
तो फिर से नेक्स्ट थ्री अल्फाबेट्स A. इट मीन्स व्हेन इट इज रीड, जब देखिए ये इसकी डायरेक्शन हो गई और ये जैसे एरो बनाया है मैंने वैसे रखा मार्कर को, मैं इसको ऐसे रीड करूं और इस साइड को ऐसे रीड करूं, दोनों ही साइड से अल्फाबेटिकली सेम हो। क्योंकि देखो मैंने पहले जेनेटिक्स में बताया था रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में एक भी स्टार्टिंग में हमें टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट एक सीक्वेंस, एक फिक्स, हाँ, उसको बॉडी या ये मशीनरी रीड करती है। सीक्वेंस में क्या मिल सकते हैं आपके, वही गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये सीक्वेंस एक टेम्पलेट होती है, उसको देखकर ही सिंथेसिस होता है ना। तो टेम्पलेट रीडिंग की अपने आप में रीडिंग, जो फ्रेम रीडिंग है, फ्रेम रीडिंग की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको रीड करें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, दोनों ही तरफ से, दे आर इन्वर्टेड रिपीट्स, जिसको हम पैलिंड्रोम्स बोलते हैं या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ये इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, इन्वर्ट कर दो, रिपीटेड नेचर के हैं। ठीक है, नाम ही पता चल रहा है। ये तो था एक जनरल एग्जाम्पल। अब आ जाइए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है एक ऐसी सीक्वेंस जो है, उसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या है, 5 डैश। आपको पता है 5 डैश 3 डैश एंड होते हैं। ये आप जब भी डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कार्बन की नंबरिंग करते हैं आप, 1 2 3 4 5, तो वो वाला 5 है ये। गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, GAATTC। यू नो वेरी वेल गुआनिन किसके साथ पेयर करता है। अगर इसको देख के, अगर ये टेम्पलेट है, इसको देख के मैं सिंथेसिस करती हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुण है साइटोसिन। ठीक है, अगर आप यूं देखें तो आपको लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री है ये, ऊपर नीचे जो है। और इधर से हम वैसे ही रीड करें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स क्या हैं, GAA। इधर से फर्स्ट 3 क्या हैं, GAA। ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने यहां पर जब ड्रॉ किया तो एरो की डायरेक्शन देख लो उल्टी है, एक आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे है, यानी इनवर्ड है, अंदर की साइड है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रीड करना है। तो यहां पे ये 5 डैश एंड है तो नीचे की साइड कौन सा एंड आएगा, 3 डैश एंड आएगा, इन्वर्टेड। यू नो मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, हाँ, इसीलिए यहाँ 5 डैश एंड है तो यहाँ 3 डैश एंड है। यहाँ पे फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स क्या हैं, GAA। इधर से मैं इसको रीड कर रही हूँ GAA, दिखाई दे रहे हैं, इधर से भी GAA। नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स TTC, TTC, और इधर से CTT। हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह की सीक्वेंस है ना, हमें बहुत काम आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम काम करते हैं तो ये वाली जो सीक्वेंसेस हैं हमारे आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं, इसीलिए इनको स्पेशली स्टडी किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाइए 3 मैं बोल सकती हूँ इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस या मशीनरी डिवाइसेस जो हमारे लिए काम करेंगी, बायोटेक्नोलॉजी में हमारे बहुत काम आएंगी। कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे पहला जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, फर्स्ट वन इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, क्यों यूज होती है, ये सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ। ये एक जस्ट रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। अगर इसमें भी आपको क्वायरीज रहती हैं देन जस्ट मैसेज में, हाँ, तो मैं आपकी
एक डिटेल्ड वीडियो और डाल दूंगी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है, सिंपल सी बात है, पीसीआर बेस्ड कितनी किट्स आ गई है मार्केट में जब से कोविड आया है। हाँ, पीसीआर टेस्ट कोविड के 2 टेस्ट अवेलेबल हैं, किट बेस्ड टेस्ट मार्केट में सस्ता है, बड़ी जल्दी आ जाता है, बट गवर्नमेंट जिन दिनों टोटली बैन किया था, गवर्नमेंट ने मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी मूव नहीं करेगा, उन दिनों किट बेस्ड टेस्ट को गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें एरर ज्यादा आ रहा था। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस या एफिशिएंसी किसकी थी? पीसीआर बेस्ड टेस्ट की। तो पीसीआर बहुत सारी जगह पे यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए, हम रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वाली जो बात मैंने इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ाई थी, तो हम किसी को डायग्नोस करने के लिए वहां पर ये क्या इसकी एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं? हम डायग्नोस करने के लिए, वहां पर हम डायग्नोसिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं पीसीआर को। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक छोटे से सीक्वेंस है, अब उसी छोटे से सीक्वेंस को मैं कट करूं, उस पर एक्सपेरिमेंट लगाऊं और उसी के ऊपर 3-4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स लगाऊं, तो चांसेस है ना कि वो सीक्वेंस खराब हो गई। वो एक ही सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक छोटा सा पेज है, उसी पेज पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख दी और ये बोला कि इसी पे कुछ और बना दो, यही चाहिए आपको, इसी पर बनाना है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ना, आपके पास बहुत लिमिटेड सा डेटा है और लिमिटेड स्पेस है। तो बिल्कुल वैसे ही जीनोम सीक्वेंस या छोटा सा डीएनए का, आरएनए का जो सेगमेंट ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, उसको स्टडी करना है तो पहले उसका डिटेल्ड वर्जन होना चाहिए ना हमारे पास, ताकि अगर कुछ परसेंट हमारा रिएक्शन में खराब हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, कोई फ्रेगमेंट निकल जाए, तो हम प्रॉपरली अपनी जो हमने रिएक्शन स्टार्ट की उसको एग्जीक्यूट तो कर पाए। हाँ, तो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होगा? बड़े हाई टेम्परेचर पे होगा, 90+ अप्रॉक्स लिख रही हूं मैं। 2-3 राइटर्स अलग अलग 1 डिग्री 2 डिग्रीज का डिफरेंस शो करते हैं, किसी में 92 डिग्री लिखा हुआ है, किसी में 93 डिग्री लिखा हुआ है। आपको जस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना है। हाँ, ठीक है। तो 90+ टेम्परेचर, यानी अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँ 100 तक टेम्परेचर चला जाता है, उस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। अब डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसको इतना हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके अंदर की बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगी। हाँ, यू नो वेरी वेल कि वीक फोर्सेस भी होती हैं, बॉन्ड्स अलग अलग तरह की होंगी, कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगी, ब्रेक होने लगेंगी, और जैसे जैसे वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वैक्स हाई टेम्परेचर पे कैसे मेल्ट होता है, बिल्कुल वैसे वैसे डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और डीएनए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जो कि क्या है, एक वीक बॉन्ड से, एक किसी भी बॉन्ड से, हमें अभी पढ़ना नहीं है कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, किसी भी बॉन्ड से ऐसे जॉइनिंग है, ये कॉइल्स जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया या और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इनके बीच की बॉन्ड्स टूटनी शुरू हो जाएंगी। बॉन्ड्स टूटेंगी, मैंने बोला कि फिजिकली वो दिखाई कैसे देता है, अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ तो वो लगेगा कैसे, जैसे वैक्स मेल्ट होता है, हल्का 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 सॉफ्ट पड़ता जाता है और मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल वैसे वैसे बीच की बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये दोनों कॉइल्स कैसे होने लग जाएंगी, धीरे धीरे सेपरेशन की ओर मूव करेंगे, यानी दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो बीच में उनको जोड़े हुए थी, वो घट रही है, टूट रही है, धीरे धीरे दोनों अलग होने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप को बोला मैंने डीनेचुरेशन। देखिए, जब भी आप ड्रॉ करेंगे, पहले अर्लियर टाइम्स में ये क्या ट्रेंड होता था कि डिटेल क्वेश्चन आ जाता था 4 या 5 मार्क का, बहुत पुराना ट्रेंड था। अब ऐसा कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती है सीबीएसई, वो आपको सब पार्ट्स में देते हैं, 3 क्वेश्चन दे देते हैं या 2 क्वेश्चन देते हैं, उसके एबीसी पार्ट्स बना के देते हैं जब वो उनको बड़ा क्वेश्चन देना होता है। हाँ, तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आपको हर चीज की डिटेलिंग को पढ़ना है और छोटी चीज को बड़ा, बड़ी चीज को छोटा बनाना आना चाहिए आपको। तो आप जब भी ये डीनेचुरेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको डायरेक्शन लिखनी, जो मैंने पहले भी बताई थी, कार्बन नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये जो कार्बन नंबरिंग है, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग है, उसमें 5' और 3' एंड को बताना बहुत जरूरी है। हाँ,
क्योंकि रेप्लिकेशन में आप जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बनाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स अब आएंगी। हाँ, प्रॉब्लम्स आने के बावजूद हमें एग्जीक्यूट करना है हमारा काम। क्या हो सकता है? डीनेचुरेशन है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, खुल गए। हाँ, खुलने के बाद एक टेम्पलेट है और दूसरा, हाँ, यूज हम एक को करेंगे, टेम्पलेट एक है, दूसरा एक बार साइड पे रख देते हैं। डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर दिया, बॉन्ड्स ब्रेक हुई, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और दोनों जो स्ट्रैंड्स थे कुछ हद तक सेपरेट हो गए। अब इससे भी ज्यादा टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया ना, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो डैमेज हो जाएगा, ये प्रोटीनिशियस पार्ट है, जल जाएगा बिल्कुल से। तो फिर मुझे क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कूल डाउन करना है इसको, जिसको मैंने बोला कि कूल डाउन करूं, दोनों स्ट्रैंड्स भी रहे हमारे पास इंटैक्ट और अलग अलग भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, फटाफट इसको कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन यानी टेम्परेचर को लो कर देना। टेम्परेचर लो किया, कूल डाउन किया, अप्रॉक्स 60 के आसपास लेकर आई मैं उसको, और 60 के आसपास आने के बाद कूल डाउन हो गया है चीजें। हाँ, कूल डाउन होने लगेगी, इसको बोलेंगे हम अनिलिंग। क्या बोलेंगे? अनिलिंग। अनिलिंग हो गई है हमारे पास। अब बेसिक सी एक बात है, एक टेम्पलेट आ गया, उसको सिंथेसाइज करना है, बड़ा सा बनाना है, बड़ा सा, ताकि हम डायग्नोस्टिक्स के लिए उसकी स्टडी कर सके, उस पर रिएक्शंस लगा सके। बहुत बड़े साइज का चाहिए मुझे, वो जो इतना सा सेगमेंट मिला था, मुझे वही सेगमेंट इतना बड़ा चाहिए। हाँ, काम ये है हमारा। मैंने एक टेम्पलेट निकालना था, टेम्पलेट मैंने निकाल लिया। अब समस्या क्या आती है? समस्या यही आती है कि जो रेप्लिकेशन में आती थी, रेप्लिकेशन में क्या प्रॉब्लम आती थी? डीएनए पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या कहता है? डीएनए पॉलीमरेज कहता है मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिंथेसिस करूंगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। जबकि आपको मैंने रेप्लिकेशन में बताया था, क्या बताया था कि, अरे मेरा डस्टर गुम हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने ये बताया था कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे खुल जाते हैं तो ऐसे वाई शेप का रेप्लिकेशन फोक बन जाता है। देखो ये दोनों स्ट्रैंड्स है, ऐसे खोल दिए मैंने, ठीक है। और वो जो डायग्राम जो एनसीईआरटी का है, जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और वो सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, उसको डिटेल्ड खोल के देख लेना, एक बार याद कर लेना, उससे कनेक्टेड है सारा पार्ट। जिसका वो ब्लैंक है उसको ये लगेगा कि मैम ने क्या बोल दिया बीच में से। हाँ, तो ऐसे वाई शेप का रेप्लिकेशन फोक बनता है। 5' to 3' तो बना लेगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन 3' to 5' बनाने के लिए कोई और एंजाइम आएगा, कोई और एंजाइम तो सिंथेसिस करता ही नहीं। काम जिसका है वो मना कर रहा है, वो वेरी स्पेसिफिक है, मूडी है कि मैं ऐसे ही काम करूंगा, दूसरी डायरेक्शन में मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए सम स्पेशल अरेंजमेंट्स आई नीड, मेरे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हो, वीवीआईपी अरेंजमेंट्स हो, तो मैं काम करूंगा। डीएनए पॉलीमरेज का ये सीन है यहाँ पर। अब डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो मैं बड़ा सा कैसे बनवाऊंगी इसको? हाँ, तो क्या हो सकता है? अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को चलो मैं किसी तरह मना भी लेती हूँ, मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक और उपाय है। 3' to 5' बनाने के लिए मैं छोटे छोटे प्राइमर्स ले आऊंगी। यहाँ मैं बना लेती हूँ रेड कलर से छोटे छोटे प्राइमर। स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं। जिस तरह की हम रिसर्च करते हैं हम वैसे वाले बनवा लेते हैं, सिंथेसाइज करवा लेते हैं हमारे लैब में, ठीक है। तो छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमर्स। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2 टुकड़े प्राइमर्स के डाल दिए। अब प्राइमर्स को देख के प्राइमर टेम्पलेट बन जाएगा, तो उसको देख के दूसरे साइड की डायरेक्शन की सिंथेसिस हो जाएगी, 3' to 5' वाली, जहां पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं काम कर रहा था। प्राइमर्स आ जाएंगे, इनकी हेल्प से वो एंगल बदलेगा और बना देगा, ठीक है। अब एक और समस्या, अब क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, इतने टेम्परेचर पे एंजाइम कैसे काम करेगा? जल जाएगा, है ना। कोई भी एंजाइम, कोई भी नेचुरल जो है, बायोलॉजिकल है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो नेचर ने बनाया है, वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। हाँ, इतने टेम्परेचर पे तो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करें? अब ये तो है नहीं कि ये सारा प्रोसेस एक मशीनरी के अंदर होता है, तो ये भी नहीं है कि मैनुअल है, मैं निकालती रहूंगी डालती रहूंगी पूरा 24 घंटे तक तो मैं बैठी रहूंगी, है ना। तो ये पॉसिबल, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है पॉसिबिलिटीज में। हाँ, तो क्या हो सकता है?
तो हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आई, तो हमने सोचा क्यों ना डीएनए पॉलीमरेज इतना, तो जिसको क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, इट इज शोइंग वेरी हाई एटीट्यूड, है ना, इतना भाव खा रहा है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, क्यों ना हम डीएनए पॉलीमरेज को रिप्लेस कर दें। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को रिप्लेस करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके जैसा एक्शन किसी और का नहीं होता है। उसी पर्सन का एटीट्यूड हाई होता है ना, जिसको पता होता है कि मेरे जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसके एक्शन को रिप्लेस कर देना, अगर हमें कोई ऐसा का ऐसा काम करने वाला मिल जाए, इससे अच्छा ना हो लेकिन इससे कम भी ना हो, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने फिर सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियली, लैब में जो हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम अपनी लैब में बनाएंगे। हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज का छोटा सा पार्ट उसी के अंदर से लिया, और दूसरा पार्ट लिया थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया का। इसी का क्यों लिया, काऊ का, बफलो का, गोट का, शिप का क्यों नहीं लिया? थर्मस एक्वेटिकस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ओशंस में हाई वेरिएशंस को टॉलरेट करता है बड़ा इजीली, बड़ा काम तरीके से। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, हाँ, उन ओशंस में ये रहता है, सर्दी में बिल्कुल माइनस में चला गया, फिर कुछ समय बाद गर्मी का आ गया, समर्स भी टॉलरेट कर रहा है और उस ठंड को भी टॉलरेट कर रहा है। इट मीन्स इसके जीन में है इतनी पावर कि इस तरह की फ्लक्चुएशंस को ये टॉलरेट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, थर्मस एक्वेटिकस में से छोटा सा एलिमेंट उसकी जीनोम का ले लिया, थोड़ी सी पॉलीमरेज वाली पावर डीएनए पॉलीमरेज से निकाल ली, और एक रिकॉम्बिनेंट, हाँ, एक इंजीनियर्ड या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना दिया, जिसका नाम मैंने दिया टैक पॉलीमरेज। टैक को लिखना बड़ा ध्यान से है, टी कैपिटल, थर्मस एक्वेटिकस, जो स्पीशीज नेम हम लिखते हैं, ए क्यू, टैग पॉलीमरेज, हमने इसको नाम दिया है। रीजन पता चल गया इसका नेमिंग का, क्यों? क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस की बॉडी से लिया भाई, उसका नाम तो आएगा ही। और एक्शन क्या कर रहा है वो, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो कर रहा है, एक्शन पॉलीमरेज वाला शो कर रहा है। अब डीएनए पॉलीमरेज को हमने रिप्लेस कर दिया, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज आएगा, प्राइमर्स हैं अपने पास। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फटाफट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, चेन लेंथ को बढ़ाता है, फटाफट सिंथेसिस करता है 5' to 3', तो बिल्कुल वैसे ही टैग पॉलीमरेज आएगा, सिंथेसिस कर देगा उसी डीएनए का, और बहुत बड़ी सी एक मल्टीपल कॉपीज निकाल देगा, सिंथेसिस करता जाएगा, बड़ा सा स्ट्रैंड बना देगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्पलीफाई कर देना, एम्पलीफिकेशन, या एक्सटेंड कर देना, किसी चीज को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन। ये सारी प्रोसेस, ये तीनों पार्ट्स किसके अंदर चल रहे थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको मैंने नाम दिया पीसीआर। क्या नाम दिया, पीसीआर। एक क्विक रिवीजन एज और बायोरिएक्टर की ओर भी, हाँ, क्योंकि ये तुमने पढ़ा हुआ है, मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ। एज इज एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल का नाम है, यू नो वेरी वेल, ओशन में मिलती है जेल। जेली के कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम आजकल, हर चीज जेली वाली खाते हैं बच्चे, जेल बालों में लगता है, जेल के बहुत सारे, जेल और जेलिडियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल। एग्रोज एगार कहाँ से निकल रहा है, +1 में आप पढ़ कर आए हैं, ओशन के अंदर कुछ एल्गा रहती हैं, स्पेशल एल्गा होती हैं जिनसे हम ये आइसोलेट करते हैं। तो एग्रोज वाली जेल, उसको यूज करके इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मीन्स ब्रेकडाउन। डीएनए किस तरह का एलिमेंट है, देखो सारी डीएनए की कहानी चल रही है अब तक। डीएनए किस तरह का एलिमेंट है, चार्ज एलिमेंट, चार्ज मॉलिक्यूल है। कौन सा चार्ज होता है इस पे, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो चीज खुद चार्ज्ड है वो किसी भी तरह के चार्ज को रिस्पॉन्स देगी, बिल्कुल देगी, बनी हुई बात है। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को जब मैं अंडर करंट छोड़ूंगी, एक कैथोड लगी है, एक एनोड लगी है, दो अलग अलग टर्मिनल बने हुए हैं, वहां पे मैं चार्ज मॉलिक्यूल को छोड़ देती हूँ, तो मूवमेंट शो करेगा ना, रिस्पॉन्स शो करेगा ना, हाँ, क्योंकि नेगेटिव पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, बिल्कुल वही होने वाला है। तो फोरेसिस
ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिसिटी होगी, दो टर्मिनल बने होंगे कैथोड एनोड करके, हाँ, दो टर्मिनल होंगे, डीएनए को छोड़ देंगे, डीएनए कुछ चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट ये भागेगा। हमने क्या किया, इसके टुकड़ों को छोटे इस बड़े से डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बना के छोड़ दिए, वो टुकड़े रन करते हुए दिखाई देते हैं, हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट। ये बात याद रखनी है। ये क्या किया मैंने, ये apparatus बनाया मैंने एज का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये छोटे छोटे वेल्स हैं, ये रेंज है। अब देखो मैंने बोला कि रन करेंगे, भाग के जाएंगे, चलते हुए दिखाई देंगे। अब कोई भी यहाँ से तुम रेस भी लगाते हो, छोटी सी मैराथन भी होती है, तो भी उसमें आपकी मेजर की जाती है ना, आप कितने दूर रन की हो, तो ये मेजर इनको भी करना है ना। 5, 10, 15, 20, 25 ये मैंने लिखा है ताकि हमें पता चले कौन सा स्ट्रैंड कितने दूर तक जा पा रहा है। एक और कंसेप्ट, सीधी सी बात, जितना स्मॉल साइज उतना दूर भागेगा। अगर रेस लगवाई जाए हेल्दी लोगों की, एक साथ बहुत सारे लोगों की, तो यू नो वेरी वेल, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल लॉ है, जो बहुत हेल्दी और फैटी लोग होते हैं जनरली, सभी के लिए नहीं बोला मैंने, जनरली मैक्सिमम वो पीछे रह जाते हैं, जो पतले छोटे एक्टिव वाले होते हैं वो भाग जाते हैं। तो वो बात यहाँ पर याद रखना कि जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना, वो दूर तक भाग के चले जाएंगे। करंट ज्यादा लगेगा, साइज छोटा है भाई, स्मॉलर द साइज, हाँ, जितना स्मॉल साइज होगा उतना का इतना इन्फ्लुएंस करंट का इन पे ज्यादा होगा, तो छोटे वाले भाग जाएंगे, जो मोटे और बड़े साइज वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। करंट के अंदर ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन करवा दिया डीएनए का। मॉलिक्यूलर सीजर है, काट देगा डीएनए को, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों को मैंने यहाँ वेल्स है ये, इसके अंदर से मैंने इंजेक्ट, जैसे इंजेक्शन से हम छोटा सा वेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसको कर देंगे, अंडर करंट लगाकर छोड़ देंगे आधे घंटे 1 घंटे के लिए। उसके बाद दूसरी बात, डीएनए से ट्रांसपेरेंट चीज या ट्रांसलूसेंट चीज, लूसेंट भी नहीं, ट्रांसपेरेंट, व्हाइट बोर्ड पे मैं व्हाइट चॉक या व्हाइट मार्कर से लिखूं, व्हाइट चॉक से लिखूं, क्या दिखाई देगा? नहीं। तो कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। एग्जैक्टली जो चीज ट्रांसपेरेंट है, जो पानी जैसी चीज के अंदर स्प्राइट, पानी जैसी होती है ना स्प्राइट, हाँ, वो डालेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा अगर हम एनालाइज नहीं कर रहे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल वैसे ही ये कलरलेस है भाई, जब तक इसमें कलर नहीं देंगे, कंट्रास्ट नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा तो दिखाई कैसे देगा? तो दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हमने एक डाई डाल दी, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, हालांकि कार्सिनोजेनिक होती है, बड़ा सेफली इसको यूज करना पड़ता है। जेल का नाम एग्रोज है। अभी भी ये दिखाई ऐसे नहीं देगा नेकेड आई से, इसको कैसे देखना पड़ता है? यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखना पड़ता है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे बैंड्स आ जाएंगे अंडर करंट, वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे 15 मिनट्स पे, या कुछ देर बाद आप देखेंगे ये बैंड यहाँ था, यहाँ पहुंच गया है। और इस तरह से सेपरेट होने वाले हो जाएंगे जो सेगमेंट्स डीएनए के, उनको अगर हम सेपरेटली अलग कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है एनसीईआरटी में जो वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन प्रीवियस ईयर्स it was given in which year I don't remember, but it was given in final exam। तो इसको हम बोलेंगे इल्यूशन, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसको बोलेंगे हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एज की प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे जेल क्या काम करती है, जेल वो सरफेस है जिसके ऊपर ये सारा चल रहा है, सीविंग की प्रॉपर्टी, जैसे छानने वाला काम होता है ना, उसके ऊपर कुछ चीजें रह जाएंगी, कुछ नीचे से रिमूव हो जाएंगी। अच्छा जी, एक और जेल हम यूज कर सकते हैं जो एग्रोज से बेटर आई है आजकल मार्केट में, या फिर सॉरी मार्केट ना बोल के रिसर्च लैब्स में, आजकल जो एज से ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, उसका दूसरी जो जेल हम यूज कर सकते हैं उसका नाम है पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जो इसमें यूज होगा, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल यूज हो रहा, ये नाम है इसका। एक छोटा सा पार्ट और जो हमारा रह तो नहीं गया बट रिवाइज करना रह गया, तो मैंने सोचा ये भी डाल ही देते हैं। बायोरिएक्टर में आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी आप, जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप बेवरेज के लिए बना रहे हैं, बेवरेज आपका दूध दही वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं,
या एंटीबायोटिक बना रहे हैं, या बियर वाइन ये वाले बेवरेज बना रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं, तो इस तरह के बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं। जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, हाँ, सिरवेसी को यूज किया जाता है, या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बनाई जाती है ना ये बियर बियर भी, तो उसको यूज करके बनाएंगे तो टेक्निकली हमें बहुत चीजें कंट्रोल्ड, अंडर कंट्रोल कंडीशन हमें उसको बनाना है। तो ये डिवाइस उसमें यूज हो रहा है, आपका बायोरिएक्टर इसका नाम है, ये मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी। ये छोटे छोटे ब्लेड्स लगे हैं, ये क्लोज्ड वेसल है, ब्लेड्स या इम्पैलर बोला जाता है। और ये कौन से वाला बायोरिएक्टर है? सिंपल स्पार्चर, हाँ इसका नाम है सिंपल स्पार्चर वाला बायोरिएक्टर ये है। यहाँ मोटर लगी है, मोटर अभी बताती हूँ क्या करेगी। एक तो हमें एसिड, यहाँ पे छोटे छोटे नॉब्स या ओपनिंग्स हैं, 3-4 चीजें हमें कंट्रोल रखनी है। एसिड बेस की तरह है, मान लो हम एसिडिक दही बना रहे हैं, हाँ तो उसमें एसिडिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ेगा। यू नो वेरी वेल कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, उसके बाद उसको कस्टमर के घर तक पहुंचने में इट टेक्स सम डेज और आवर्स, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो वो भी कुछ घंटे लगेंगे उसको। मान लो सुबह आया, जैसे दूध है, तो शाम तक, यानी या रात को बना है तो सुबह तक कस्टमर के घर तक जा रहा है, तो इतने घंटे के लिए वो तभी सरवाइव करेगा जब उसमें एसिडिटी बेसिसिटी कंट्रोलर बहुत कन्फाइंड रखेंगे, बहुत प्रिसाइज रखेंगे। थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ते ही चीज क्या हो जाएगी? खराब। तो एसिड बेस कंट्रोलर के लिए यहाँ एक छोटा सा नॉब है, ठीक है, उससे हम बफर डालते रहेंगे। अगर हमें लगा कि एसिड बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, तो हम उसके थ्रू बफर डाल सकते हैं। बफर क्या करेगा? उसको बैलेंस कर देगा। उसके बाद फोम कंट्रोलर, ये एक लिक्विड कल्चर ब्रोथ मैंने भरा है, ये सॉल्यूशन है, कल्चर ब्रोथ डाला हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रिएक्शन होगी, माइक्रोब जो भी है, जैसे दही आप जमाते हैं, जो सिंपल रिएक्शन है, सबसे सिंपलेस्ट है, अपने घर में आप डेली करते हैं और हर कोई अपने हाथ से करता है ना। उसको आपने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, आफ्टर फ्यू आवर्स क्या होगा? क्या? प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो खट्टा हो सकता है, गैस भी ज्यादा बन जाती है। जैसे लस्सी या दही वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस वाले प्रोडक्ट्स हैं जो अपने, हाँ, या सैक्रोमाइसी वाले, कोई भी देख लो आप, क्या होता है, बहुत सारी गैस बन जाती है। आप बॉटल में लस्सी लेकर आते हैं तो समटाइम्स आपको लगता है कि ये 3 या 4 दिन पुरानी है, इतनी गैस बनी होती है कि उस पर बबल्स दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ गैस बनेगी भाई कल्चर ड्रॉप में, बाई प्रोडक्ट बनेगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो हमें कंट्रोल रखनी है। तो उसको भी हमें मेजर करना है ना। बहुत ज्यादा गैस बन गई तो फट जाएगा ये वेसल, बॉम्ब के जैसे, है ना। तो गैस एमिट हो रही है, वो सारी चीजें को मोटर है यहाँ पर चेक करती रहेगी। ब्लेड्स हैं, ब्लेड मिक्सिंग के काम आएंगे। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, एक तरफ फ्लॉक्स बन गए, बहुत सारे बैक्टीरिया ने इधर बहुत सारा प्रोडक्ट बना दिया, इधर लिक्विड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बनते गए और इधर गैस बनती गई। तो क्या हुआ? 3 अलग अलग लेयर्स बन गए। और 3 अलग अलग लेयर बनेगी ना, तो जो प्रोडक्ट है, मान लो आप कोई एंटीबायोटिक बना रहे हो, एंटीबायोटिक जब ये दिखने में वेसल छोटा है, एक्चुअल में वेसल बहुत बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, मिलियंस का भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तब 1000 तो नहीं बोलूंगी, 10 से 20,000 लीटर कोई लिक्विड जा रहा है, तो एक तरफ पानी पानी चला जाएगा, एक तरफ एंटीबायोटिक चली जाएगी, है ना। ऐसा ना हो इसके लिए हमने ब्लेड्स रखे हैं यहाँ पे, ये रोटेट करेंगे और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी, ये ब्लेड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे फोम कंट्रोल भी रखेंगे। मैंने बोला कि गैस भी एमिट हो सकती है, CO2 वगैरह बनती हैं। अच्छा, रिएक्शन हो रही है तो फोम बनेगा। फोम बनने का मतलब भाई जो भी माइक्रोब है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा ना। अगर एक तरफ कॉलोनी है, एक तरफ माइक्रोब की फ्लॉक्स जम गई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई इधर 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 इधर, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सारा का सारा कूड़ा बन जाएगा हमारा। चलो, फिर भी हमने ब्लेड से मिक्स कर दिया, फिर भी हमें फोम का कंट्रोल रखना पड़ेगा, एसिड बेस का पीएच को चेक करते रहना। ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी इस इंस्ट्रूमेंट में, टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट, टू चेक ऑल दीज, हमने ऑलरेडी एम्बेड किए हैं इसके अंदर। स्टेराइल एयर का क्या काम है भाई? देखो,
डेली इंडस्ट्री में तो डेली चाहिएगा ना, आज दूध या दही बन के गया, कल फिर से नया बैच आ जाएगा। हाँ, एंटीबायोटिक है, टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं अलग अलग, बैच कल्चर हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, तो साइकिल्स होता है इनका, 24 आवर्स का हो सकता है, 7 डेज का हो सकता है, 3 to 4 डेज का हो सकता है। तो एक साइकिल बना यानी एक बैच बन गया, उसके बाद जब दूसरा आया तो क्या उसी में डाल देंगे हम? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको अगर हम वाटर से भी क्लीन कर देते तो भी यहीं 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 पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे, बैक्टीरिया के भी हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, तो खराब हो जाएगा अगले वाला प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं। ये सब करने के बाद स्टीम दी जाती है इसमें। स्टीम स्टीम क्या करती है, कोविड में सब ने यूज किया अपने घर के यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, बहुत सारी चीजें स्टीम से हमने क्या किए, डिसइंफेक्ट किए। तो इसकी डिसइंफेक्शन हम स्टीम से करते हैं। जब स्टीम जाती है यानी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर बहुत सारा, तो ये अगर कहीं छोटा मोटा कोई माइक्रोब रह गया वो किल हो जाएगा। उसके बाद कई बार हमें स्टेराइल एयर डालनी पड़ती है, तो ये वो इनलेट है जिससे इसको हम क्लीन कर लेंगे, ताकि अगले बैच के लिए हम फिर से इसको यूज कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट या हमारा ये वेसल, ये डिवाइस क्या कहलाता है, बायो रिएक्टर। तो ये सब रिवीजन लेक्चर आपको कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे दोबारा बता दीजिएगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मेजर टॉपिक्स थे मैंने इसमें कोशिश की है वो सब कवर करने के लिए। थैंक यू।